आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन या फिर सोडियम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन सिलिकॉन। कि पृथ्वी की भूप्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वो आपका सिलिकॉन है। क्योंकि अगर तत्वों की बात की जाए तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 41.60 है। और अगर सिलिकॉन की बात की जाए, सिलिकॉन जो है धरती की प्रकृति में 27.22 है। और अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम 8.13 है। और अगर सोडियम की बात की जाए, सोडियम जो है 2.83 है। और अगर लोहे की बात की जाए तो 5.0 है। तो इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में जो है वो सर्वाधिक तत्व जो पाया जाता है वो सिलिकॉन है। और अगर कंप्लीटली बात की जाए तो सर्वाधिक तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें कि बृहस्पति एक जोवियन ग्रह है और इसके वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है। केवल एक कथन सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, या फिर ना तो एक ना ही दो। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है। बृहस्पति एक जोवियन ग्रह है और इसके वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की अधिकता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह कहते हैं और ये सभी सूर्य से बहुत दूर परिक्रमा करते हैं। इनमें वायुमंडल की मोटी परत पाई जाती है जिनमें ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पश्चिमी घाट शुष्क पर्णपाती वनों का घर है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में अनाईमुडी है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। केवल दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। क्योंकि पश्चिमी घाट जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का घर है, जबकि पूर्वी घाट पर्णपाती वनों का घर है। मतलब कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट जो है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं सर्वाधिक, और पूर्वी घाट में शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल की अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। और अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो उसका नाम है जिदहा माडू। यह है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी और इसकी ऊंचाई जो है 1690 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कालक्रम में घटित हुई हैं? निम्न घटनाएं जो हैं वो किस कालक्रम में घटित हुई हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, चौरी चौरा की घटना, होम रूल आंदोलन और सांप्रदायिक निर्णय। जो अगर इसका जो सुमेलित किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था वो दिसंबर 1919 को हुआ और चौरी चौरा की घटना जो है वो 1922 को हुई। होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में और सांप्रदायिक निर्णय जो है वो 1932 में। अगर सही सुमेलित करें तो इसका ए ऑप्शन जो है पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। कूट के आधार पर चुनना है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। केवल एक सही है, दूसरा कथन गलत है। क्योंकि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जो है वो 1833 के अधिनियम में नहीं दिया गया था या 1813 के अधिनियम में चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था।
और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ठीक है। और शिक्षा पर जो है वो 1813 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अशरफ नामक सिक्का निम्नलिखित में से किसने जारी किया? बाबर, अकबर, फिर शेरशाह सूरी या फिरोज शाह तुगलक? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है शेरशाह सूरी, क्योंकि मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली में शेरशाह का महत्वपूर्ण योगदान है। शेरशाह सूरी ने सोने के सिक्के में अशरफ, चांदी का रुपया और तांबे का दाम जो है सिक्के जारी किए। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये और तांबे के दाम के जो अनुपात था वो 1:64 था। एक चांदी और में 1:64 था। और चांदी के रुपये का वजन जो था वो 180 ग्राम था। अगला प्रश्न है, अकबर के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कि उसने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। उसने विवाहों की वैधानिकता की जांच के लिए तुर्बेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। मतलब दोनों कथन जो हैं सही है, क्योंकि अकबर ने सामाजिक सुधार के अनेक कार्य किए। उसने दास प्रथा को समाप्त किया, बहुविवाह को प्रतिबंधित किया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया और बाल विवाह को रोकने के लिए अकबर ने 16 वर्ष से कम आयु के बालक और 14 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह वर्जित कर दिया। और इन्हीं विवाहों की वैधानिकता को जांच करने के लिए उसने तुर्बेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की और अकबर ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया और सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। अगला प्रश्न है, रिमांस्ट्राटी नामक पुस्तक जिसमें जहांगीर के समय का वर्णन है उसके लेखक हैं पीटर मुंडी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, विलियम हॉकिंस या फिर सर थॉमस रो। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो था एक डच यात्री था जो जहांगीर के समय आया था। इसने रिमांस्ट्राटी नाम में पुस्तक में जहांगीर के समय का अद्भुत वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में से अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गईं? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, औरंगजेब। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। और जब संगीतकारों ने एक प्रतीक के रूप में संगीत की अर्थी निकाली तो औरंगजेब ने कहा कि इसकी अर्थी को इतना नीचे दफना देना कि इसकी आवाज़ भी बाहर ना आने पाए। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें जो हैं वो औरंगजेब के काल में लिखी गई और औरंगजेब स्वयं जो है वो वीणा बजाने में निपुण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया? फैजी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना या हाजी इब्राहिम सरहिंदी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अबुल फजल। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया और अबुल फजल ने पंचतंत्र को जो फारसी में अनुवादित पुस्तक की थी उसका नाम रखा अनवर ए सुहेली। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए? 100, 50, 10 या 60? जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 50। लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम जो हैं
नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1960, अंतर्राज्यीय परिषद 1990, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1960, क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को ही सीबीआई कहते हैं और सीबीआई की स्थापना जो है 1960 में नहीं 1963 में हुई थी। और सीबीआई की स्थापना जो है वो संथानम आयोग की सिफारिश पर हुई थी और केंद्रीय सतर्कता आयोग भी का गठन भी संथानम आयोग की सिफारिश पर हुआ था। अगला प्रश्न है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद या फिर विधानमंडल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 315 के भाग 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। भाग 10, भाग 11, भाग 12 या फिर भाग 13। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भाग 13, क्योंकि भाग 10 जो है वो SC/ST के क्षेत्रों से संबंधित है और भाग 11 जो है वो केंद्र और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है और भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादों से संबंधित है और 13 जो है वो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक में स्थानों की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जो है ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों की रक्षा करना जो है यह मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, यह जो है नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और यह अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि किस राज्य की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किस व्यक्ति ने की। अवध, कर्नाटक, हैदराबाद और रुहेलखंड। जो इसका सही सुमेलन है कि अवध राज्य की स्थापना जो है वो बुरहानुल मुल्क ने की, हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने की, कर्नाटक की स्थापना सादुल्ला खान ने की और रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद ने की। मतलब कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। परफॉर्मेंस बजटिंग, डिफिसिट बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग या फिर फ्रेश बजटिंग। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जीरो बेस्ड बजटिंग। मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है भूमि विकास बैंक किस प्रकार का कर्ज प्रदान करते हैं। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दीर्घकालीन।
क्योंकि भूमि विकास बैंक को ही भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं, या किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, या फिर IUCN, या फिर वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार करेगा? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 127। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 137। क्योंकि अनुच्छेद 137 यह निर्णय करता है न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब कि उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है या करेगा। अनुच्छेद 132 जो है वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, और 124 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, और 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।